बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिटेल से हमने डिफरेंस पढ़ा था। हमने कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज़ की और एनारोबिक में भी ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ आया था? हमने कहा था कि यहाँ पे जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ना तो वो ग्लूकोज़ की कंप्लीट ब्रेक डाउन के लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड बोला था। हमने कहा था कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या लफ्ज़ बोला था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो फिर हमने कहा था यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ पे कैसी ऑक्सीडेशन करवाई थी? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाई थी। ठीक है, लेकिन हमने ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बेस पे तो इसको क्लासीफाई नहीं किया था। हमने जो मेन क्लासिफिकेशन की थी किस बेस पे की थी? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने कहा था ऐसी रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये ऐसी रेस्पिरेशन थी जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जो ऑक्सीजन की, और ये ऐसी रेस्पिरेशन थी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज को तोड़ा था, इसमें भी ग्लूकोज को तोड़ा था। वो देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। अच्छा, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन थी या एनारोबिक में कंप्लीट थी? एरोबिक में कंप्लीट थी। तो जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन थी तो एनर्जी भी उसमें ज़्यादा बनेगी। तो आपके स्मार्ट सिलेबस में वो टॉपिक नहीं था एनर्जी बजट का, वरना हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते और टोटल नेट एनर्जी कैलकुलेट करते। क्या कैलकुलेट करते? नेट एनर्जी। नेट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आएंगे रेस्पिरेशन में जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और कुछ ऐसे प्रोसेस स्टेप्स भी आएंगे जहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो मिलेगी, कट कटा के जो नेट एनर्जी बचेगी उस एनर्जी का हम हिसाब करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको आपने एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ब्रेक किया है, बेटा उसके अंदर 36 ATP बनते हैं। क्या बनते हैं? 36 ATP टोटल। क्लियर? और अगर आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो क्योंकि उसमें पहला स्टेप होता था ना ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें सिर्फ कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? और यहाँ पे ATP कितने बन रहे थे? 36। अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कहाँ पे 2 ATP और कहाँ पे 36? यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट हमने कहा था यहाँ पे ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इनकम्प्लीट। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या बना दिया जाता है? एनर्जी। और ATP लिख दें या एनर्जी लिख दें, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इधर देखो ज़रा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने कल डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना उसकी। हमने कहा था प्रोडक्ट फॉर्म, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूटेगा तो पायरोविक एसिड, ग्लूकोज टूटेगा तो फिर पायरोविक एसिड को फर्दर हम कन्वर्ट करते थे। हमने कहा था पायरोविक एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहल के साथ हमने क्या भी बनवाई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनवाई थी। क्या इस रिएक्शंस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बनती? बनती है, लेकिन थोड़ी एनर्जी बनती है। तो हम यहाँ पे भी एनर्जी लिख सकते हैं, लेकिन लेस एनर्जी। कैसी बनेगी? इसके नतीजे में एनर्जी क्या बनेगी? कम बनेगी। जब यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है तो एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। अल्कोहल की जगह हम क्या नाम लिख सकते हैं? अल्कोहल की जगह एथेनॉल, या एक और लफ्ज़ भी आपकी बुक ने लिखा था, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर? तो ये एंड प्रोडक्ट थे। ये क्या थे? जब हम ग्लूकोज को तोड़े तो आखिर में क्या बचता है? वो ये बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड वगैरह बचता है। देन है हमारे पास साइट ऑफ अकरेंस। वो जगह बताओ जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हमने कहा था कि नॉर्मली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेप्स में होती है। किस में होती है? 3 स्टेप्स में। वो कौन कौन से थे? वो ग्लाइकोलाइसिस थी, उसमें क्रेब्स साइकिल था, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। फिर हमने इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस थी उसके बारे में बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस सेल में किस जगह होती है? साइटोप्लाज्म में। किस जगह होती है?
और जो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इनके बारे में बात की थी, ये कहाँ पर चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो अब फाइनल हम अगर बताना चाहें किसी को तो कितने जगह इन्वॉल्व हुई हैं यहाँ पर? 2, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए हमें सेल की कितनी जगह चाहिए? 2, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा था सिर्फ कौन सा स्टेप होना है? ग्लाइकोलाइसिस होनी है। क्या होनी है? कि ग्लूकोज टूटेगा सिर्फ और पायरोविक एसिड बन जाएगा, और फिर पायरोविक एसिड को मजीद उसकी ऑक्सीडेशन फिर उसको किसी दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते थे हम। तो हमने कहा यहाँ पे जब ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस किस जगह होती है? साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये सिर्फ कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस। क्या है? इम्पॉर्टेंस, अहमियत क्या है हमारे पास? एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत हो सकती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत हो सकती है? तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी अहमियत क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर? हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं या हमारी बॉडी है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं या हमारी बॉडी है, उसमें हर वक्त या तमाम जानदारों में आम तौर पर कौन सी रेस्पिरेशन हो रही होती है? एरोबिक। हम कहते हैं कि नॉर्मली, क्या लफ्ज़ बोलते हैं हम? नॉर्मली। या फिर हम ये भी कह देते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी सोर्स है। ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तमाम जानदारों के अंदर ये क्या है बेटे? एनर्जी सोर्स है। ये क्या है? एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एनर्जी का ज़रिया है। एनर्जी का ज़रिया है। किस में एनर्जी का ज़रिया है? तमाम जानदारों में। तमाम जानदारों में ये क्या है? एनर्जी का ज़रिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी। आपसे कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, तो क्या अहमियत है? सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जो एटीपी मिलनी है, हम जो ज़िंदा हैं वो किसकी वजह से ज़िंदा हैं? इसके अलावा तमाम जानदार जो ज़िंदा हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ज़िंदा हैं, क्योंकि उनमें कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे जानदार हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, जो क्या हैं, वो जानबूझ के क्या करवाते हैं, तो उनमें फिर कौन सी रेस्पिरेशन एनर्जी का सोर्स होगी? इसके अलावा दुनिया जहान के तमाम जानदारों में जो एनर्जी का मंबा है, जिसको हम एनर्जी का सोर्स कहते हैं, वो कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एनर्जी का सोर्स है ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ये सम ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके लिए? फॉर सम ऑर्गेनिज्म। और जब हम सम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आपके जहन में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? बैक्टीरिया। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनको हमने एनारोब्स का नाम दिया था, वो एनारोबिक थे, उनको हम ऑक्सीजन देते भी थे, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं करते थे, वो कहते थे हम नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। तो सम ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। या इसके अलावा आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम भी पढ़ा था, फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या था? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हम कहीं और जगह भी करवाते हैं, घर में भी करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं वैल्यूएबल या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए। दूध को दही में कन्वर्ट करवाते हैं, इसका मतलब हमने क्या करवाई है? फर्मेंटेशन। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यीस्ट डाली है डो के अंदर, उसका मतलब हमने क्या किया है? फर्मेंटेशन की है। हमने क्या किया है? फर्मेंटेशन की है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फर्मेंटेड फूड में, डिफरेंट फर्मेंटेड, तो जो फर्मेंटेड फूड है हमारे पास, उस फूड की प्रोडक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट फर्मेंटेड फूड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। और कौन सी रेस्पिरेशन करवा रहे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। कौन सी करवा रहे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। बात समझ आई है? तो वो कहता है कि आपने यीस्ट वगैरह के ज़रिए अल्कोहल बनवानी है। क्या बनवानी है? अल्कोहल। वो चाहे आपने पीने के लिए बनवानी है या आपने उस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए जो प्रोडक्ट बनवानी है, वो बेकिंग प्रोडक्ट है, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट है, तो वो बनवानी है, तो वो भी किसके ज़रिए बनेगी? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में या नहीं है? आपके पास तो बहुत कम पोर्शन था जिसके अंदर आपने जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी, वो टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। वरना हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते तो हम कहते हैं डिफरेंट टाइप की सॉसेज। ठीक है, तो वो भी हम किसके ज़रिए बनाते हैं? डिफरेंट टाइप की सॉसेज एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए। डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स, बाज़ार से ना बने बनाए फ्लेवर मिलते हैं। आपने कोई भी जो है ना वो बेकिंग
प्रोडक्ट तैयार करनी है तो आप उसको एक स्पेसिफिक फ्लेवर देना, एक स्पेसिफिक जायका देना चाहते हो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलते हैं। तो जो फ्लेवर बनवाते हैं वो भी हम किसके ज़रिए बनवाते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम फर्मेंटेशन है और ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत वास्ट फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वास्ट एक बहुत बड़ी जो है वो फील्ड है जिसके अंदर आप बड़े लेवल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर चीज़ों को कमर्शियल बनाने के लिए, बेचने के लिए आप फर्मेंटेशन कराते हो। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम अहमियत ही डिस्कस कर रहे थे ना, इंपॉर्टेंस क्या अहमियत है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्लियर? क्या एरोबिक की अहमियत नहीं है? अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रहेंगे? तो वो किसके ज़रिए मिलनी है? निकालो ज़रा वो किसकी रीडिंग कर लें। पेज नंबर है हमारे पास 136। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ हैं ऊपर, और एक तरफ एरोबिक और एनारोबिक बताया। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में यस है? एरोबिक में। एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत। नंबर ऑफ एटीपी एज ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात समझ आई कि कुछ एटीपी इस्तेमाल भी हो जाएंगे, बनेंगे ज़्यादा, लेकिन जो हमें नेट बचत होगी वो कितनी होगी? लेट के मैं किसी बच्चे को 10 रुपये देता हूँ, उसमें 2 रुपये वापस ले लेता हूँ, तो नेट उसको कितने दिए मैंने? 8 रुपीज़। तो सिमिलरली फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में? CO2 एंड H2, और साथ में एनर्जी भी बनेगी जो आपकी बुक ने नहीं लिखी तो आप भी ना लिखना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? लैक्टिक एसिड और एथेनॉल, या साथ में क्या बन जाएगी? CO2। साइट ऑफ अकरेंस कहाँ होगी? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिमिलरली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें होनी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, तो वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंस, मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, या ऑल ऑर्गेनिज्म कह लो या मोस्ट ऑर्गेनिज्म कह लो, ज़्यादा जानदारों के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो कौन है? एरोबिक। और जो एनारोबिक है, दिस इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। वो एनारोबिक कौन थे? ये बैक्टीरिया वगैरह। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हमारी बॉडी में होगी? कब होगी? जब हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी, जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही होगी तो वक्ती तौर पे हमारे मसल्स में कौन सी रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी? तो वो भी आपने यहाँ पे काउंट कर लेनी है। एंड सोर्सेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी काफ़ी सारी लिख दी हैं उसने, बहुत सी प्रोडक्ट्स हम फर्मेंटेशन से लेते हैं, उनमें एथेनॉल है, उसमें चीज़ है, सच ETC लिख दिया, बेकरी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी हैं। क्लियर? बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।